हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएशआर साइंस इंस्टीट्यूट। ये हमारी वेबसाइट है www.aashar.com। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस देख सकते हैं। हम यहाँ करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। तो जुलाई मंथ के लिए भी हमने करंट अफेयर्स अपलोड किए। करंट अफेयर्स इतने सेक्शंस में अपलोड किए जाते हैं। एक होता है न्यूज सेक्शन, फिर दूसरा है कीवर्ड सेक्शन। तो ये कीवर्ड्स में हम जो भी न्यूज में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे आज 1 जुलाई आपको पता है जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है आज से, तो काफी सारी न्यूज आइटम्स है आज के न्यूज़पेपर में जीएसटी रिलेटेड। तो ये जीएसटी का पूरा जिस्ट यहाँ दिया हुआ है। फिर जीएसटी काउंसिल जो है उसके डिटेल्स, इवन जो भी जीएसटी रिलेटेड है, जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, ई वे बिल सिस्टम क्या है जीएसटी में, कंपोजिशन स्कीम क्या है जीएसटी की, और भी जो सारी डिटेल्स, एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज, रिवर्स चार्ज, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। टैक्स कलेक्शन सोर्स जो ये ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स के लिए है, तो इसको एक्चुअली डिफर किया गया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन डिले किया गया है, ये अनाउंस किया गया था। तो ये सारी डिटेल्स है। इवन जो इंडिया चाइना बॉर्डर्स कमीशन अभी फिलहाल जो चल रहा है स्टैंड ऑफ, तो उसके ऊपर भी जो भी डिटेल्स है आज भी न्यूज में है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, नथुला पास क्या है, फिर बाकी जो भी पासेस है, यहाँ पे डोकलम एरिया है, डोकोला, वहां पे जो डिस्प्यूट चल रही है, ये ट्राइलेटरल जंक्शन यही है, ट्राई जंक्शन जहाँ पे ये डिस्प्यूट चल रही है। फिर चुम्बी वैली जो इस कंटेक्स्ट में न्यूज में आ रहा है, चिकन स्नैक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी न्यूज में आता है वो सब कुछ यहाँ पे उनका जो कीवर्ड्स कहते हैं हम इसको, तो ये क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है इससे ही आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स बार बार न्यूज में आएंगे और यही कीवर्ड्स है जिनके बेसिस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। जो प्रीलिम्स में कोई चीज के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो वो यहीं से आएंगे। उनका डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, इसके कंटेंट में से, तो आप वो क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और जो मेंस में भी होते हैं, तो जो कीवर्ड्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जैसे जीएसटी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो आप मेंस में भी आंसर्स लिख पाओगे। तो ऑफकोर्स न्यूज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कीवर्ड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये अराउंड 30 कीवर्ड्स है आज के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव है। फिर ये एडिटोरियल्स है, तो जो 2 हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स होते हैं वो हम यहाँ अपलोड करते हैं। तो जो की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट किए जाते हैं ताकि आप एक क्विक गो थ्रू भी कर सके इनसे। और जो अगला है वो है क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक मतलब जो लीड आर्टिकल आता है, जो ओपेड पेज पे आर्टिकल्स आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का लीड आर्टिकल जीएसटी पे है। अब जीएसटी पे बार बार आर्टिकल्स आएंगे, तो हर आर्टिकल को आप स्टडी करने बैठोगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपको की पॉइंट्स अगर पता है तो यू कैन स्टॉप, उसके ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आज का भी जो जीएसटी पे क्वेश्चन डाला गया वो 24 मई के क्वेश्चन बैंक का रिपीट क्वेश्चन है और वही कंटेंट यहाँ यूज किया गया है। तो इससे आपका फुल कवरेज हो जाता है, तो इसीलिए आपको ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। तो जितनी पॉइंट्स है ये सारी सफिशिएंट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं या ऐड किए जाते हैं तो वो ऐड अप करके फुल आंसर बन जाते हैं। और फिर दूसरा जो आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में वो है ऑन रिफॉर्म्स इन पार्लियामेंट, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम करके ये उसके की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं इस पे। तो ये है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स है और ये सब का एड अप करके पूरा जो जिस्ट होता है वो यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको उसको डाला जाता है और ये वीडियो जो है वो वीडियो लिंक भी यहाँ दी जाती है। तो अब हम 1 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 19 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट जो मैं रखना चाहती हूँ वो ये है कि हम पीआईबी की न्यूज आइटम्स नहीं कवर कर रहे। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी एक्सक्लूसिव। तो पीआईबी में काफी सारी न्यूज आइटम्स होती है और बहुत सारी न्यूज आइटम्स स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं और हम भी उसको कवर करते हैं। तो कुछ न्यूज आइटम्स होती है जो पीआईबी एक्सक्लूसिव है और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स 2017 में, तो मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। तो अगर उनको कवर करने के लिए आप पीआईबी डेली बेसिस पे करोगे, उनका वो जो स्टैटिक क्रूड पार्ट है वो आप हर बार रिवाइज करने और इतना एफर्ट्स अपने पे लोगे सिर्फ वो 5-7 सवाल के लिए, तो वो फिजिबल नहीं है। इससे बेटर है कि हम वो 5-7 सवाल छोड़ दें, क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है। इतना करने के बाद भी आपको कितना रिकलेक्ट होगा वो एक क्वेश्चन होता है। और ये जो करंट अफेयर्स कवरेज होता है ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, बिकॉज दीज आर करंट इश्यूज। जो इश्यूज है, जो न्यूज आइटम्स है, वो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स यहाँ कवर किए जा रहे हैं। तो अब पहली न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। तो पहली न्यूज है एट स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट इंडिया गेट्स अ गुड एंड सिंपल टैक्स। तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का
एक्रोनिम का फुल फॉर्म उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का है, वो गुड एंड सिंपल टैक्स है। तो वो उसके एडवांटेजेस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से अब लोग ऑनेस्ट बनेंगे, वो पुअर को बेनिफिट करेगा ये सबसे ज्यादा, क्योंकि अब सब लोग अपना टैक्स पे करेंगे। तो अब कच्चा बिल जो दिया जाता था अब वो हिस्ट्री हो जाएगा, अब कोई नहीं करेगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी टैक्सेशन सिस्टम में, इवन टैक्स टेररिज्म, इंस्पेक्टर राज अब खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से भी काफी सारा जो है इसमें जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, टैक्स इंस्पेक्टर्स, वो डिमांड करते हैं। पर अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बैक्ड है, जीएसटी के लिए जीएसटी नेटवर्क है जिसमें आपको सारी डिटेल्स डालनी है, तो टैक्स इंस्पेक्टर्स का यहाँ पे कोई मेजर रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका जो फैक्ट्स है सामने है उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है। तो ये पॉइंट है। और फिर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जिन्होंने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, तो वो भी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी इनिशिएट किया था, तो वो भी मेंशन किया गया है। और जो ये जीएसटी काउंसिल है, उनकी लास्ट मीटिंग हुई थोड़े घंटे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट होने के, और उन्होंने इस मीटिंग में और एक डिसीजन लिया, जो फर्टिलाइजर्स के लिए टैक्सेशन रेट है उसको उन्होंने 5% पे लाया है, अभी पहले 12% था। और ट्रैक्टर पार्ट्स के लिए भी उन्होंने जीएसटी रेट कम किया, क्योंकि एग्रीकल्चर से ये डिमांड था कि ये जीएसटी रेट्स कम किए जाए, तो ये किया गया है। और एक पॉइंट है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अब तक इन्होंने स्टेट लॉ पास नहीं किया है, तो यहाँ पे जीएसटी रोल आउट नहीं होगा साथ में, बाकी पूरी कंट्री में जीएसटी रोल आउट हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने अब डिसाइड किया, वो 4 जुलाई को अब फिर से मीट होगी उनकी, और तब वो डिस्कस करेंगे ये इशू को। और नीति आयोग के मेंबर भी है विवेक देवरा, उन्होंने भी जीएसटी से एक्सपेक्टेशन से उसको प्ले डाउन करने की कोशिश की, उसको कम करने की कोशिश की। वो कह रहे कि हाँ जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी, सब होगा, ये पॉसिबल है जीएसटी से, पर ये परफेक्ट जीएसटी, आइडियल जीएसटी से पॉसिबल होगा। जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एक इम्परफेक्ट जीएसटी है, तो इससे एक्सपेक्टेशंस कम रखने चाहिए, वो है। तो जीएसटी इंप्लीमेंट करने में काफी सारा जो है पॉलिटिकल रोल प्ले करना पड़ा है, गिव एंड टेक्स की वजह से फाइनली इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि फेडरल फीचर यूज करके हमने इंप्लीमेंट किया है, स्टेट्स को भी साथ में लेके ये इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि स्टेट लॉज भी, स्टेट टैक्सेस भी सब्ज्यूम हो रहे हैं। तो वही है। तो सबसे पहला बेनिफिट जीएसटी का यही है कि काफी सारे टैक्सेस इसमें सब्ज्यूम हो जाएंगे, जो अलग अलग टैक्सेस पे करने होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो वो सब एक साथ हो गए अब। फिर दूसरा बेनिफिट ये है कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए भी अभी कोई लेवीज नहीं होगी, पूरा वन नेशन वन टैक्स जैसे इसका जो लोगो है, टैगलाइन है जीएसटी के लिए, तो वो है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस अब नहीं होंगे। तो एक ही जो है टैक्सेशन नेटवर्क, जिस जीएसटी नेटवर्क जिसके आपको रजिस्टर करना होगा, ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंगे। कास्केडिंग इफेक्ट जो होता है टैक्सेस का वो अब नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स ही है जीएसटी में, मतलब जो वैल्यू एडिशन हो रहा है सिर्फ उस पर आपको टैक्स पे करना है, मतलब पूरा जो प्रोडक्शन चेन होता है जो भी, उसके अंदर जहाँ पे नेक्स्ट स्टेज वैल्यू एडिशन जितना हो रहा है, जितना अमाउंट वो किया है उस पर ही टैक्स पे करना है। बाकी जो टैक्स पे आप फुल पे करोगे तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी में, तो ये इसका मेजर बेनिफिट है। फिर जो शॉर्ट कमिंग्स बताई गई है जीएसटी में, तो हमने जो इम्प्लीमेंट किया है जीएसटी, इसमें काफी सारे रेट्स है, तो बहुत सारे टैक्स रेट्स है, 0 रेट, 5%, 12%, 18% और फिर 28%, और 28% के ऊपर भी हमारे पास फिर सेस हमने इम्पोज किया है, 28% हाईएस्ट टैक्स स्लैब में, और सेस के परसेंटेज भी अलग अलग है, प्लस गोल्ड के लिए 3% है, तो काफी सारे टैक्सेशन रेट्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसके लिए। और इवन हर स्टेट को एक सेपरेट टैक्स जुरिस्डिक्शन माना जा रहा है, तो उस वजह से अभी हम देख रहे हैं कि काफी सारे जो एंटिटीज है, सर्विस प्रोवाइडर स्पेशली, उनको ज्यादा स्टेट्स में उनका रीच होता है, तो उनको हर स्टेट में रजिस्टर करना पड़ रहा है हर स्टेट के लिए, तो ये इश्यूज भी आ रहे हैं इन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। तो वो है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है इन सब की वजह से, पर इसको भी हमको मिनिमाइज करके, रिफॉर्म करके जीएसटी को और स्ट्रेंथन करना है, वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है डिलेड ऑन डी डे ई वे बिल्स डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। तो गवर्नमेंट ने डिलेस किए थोड़े इम्प्लीमेंटेशन में जीएसटी के, क्योंकि इसको फैसिलिटेट करना है, क्योंकि जीएसटी नेटवर्क भी जो है वो अब तक कंप्लीटली टेस्टेड और रेडी नहीं है। इवन जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स जो अपॉइंट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, तो ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स का भी इंटीग्रेशन जीएसटी नेटवर्क के साथ अब तक वो टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये फ्रंट एंड्स हो गए, ये फ्रंट एंड बनाए गए सॉफ्टवेयर, जो जीएसटी जो पेमेंट करने वाले वो जीएसटी नेटवर्क से डायरेक्टली
लिंक कर सके, तो वो अब तक रेडी नहीं है, वो टेस्टिंग नहीं हुआ है। तो ये कंसर्न्स थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया कि जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये अनाउंस ऑलरेडी उन्होंने 18 जून को ही किया है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया न्यूज में। तो डेडलाइन जुलाई मंथ का जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन पहले थी अगस्त 10, अब इसको चेंज करके सितंबर 5 कर दिया गया। मतलब आपको जो फर्स्ट जीएसटी फाइल करना है डेडलाइन है वो सितंबर 5 की। इवन अगस्त की डेडलाइन भी अगस्त मंथ के लिए भी डिले की गई है। पहले सितंबर 10 की डेडलाइन थी, जुलाई के लिए अगस्त 10, सितंबर के लिए अगस्त के लिए सितंबर 10, अब वो भी डिले करके सितंबर 20 कर दी गई है। तो अगस्त मंथ आप सितंबर 20 में करोगे फाइलिंग डेडलाइन, और जुलाई के लिए सितंबर 5। फिर और जो चेंजेस किए हैं, ई वे बिल सिस्टम वो भी रेडी नहीं था अभी। तो ई वे बिलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो वे बिल जो जनरेट किया जाता है जब गुड्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, तो जो सप्लायर है उनको ये ई वे बिल जनरेट करना होता है, और ये ई वे बिल नंबर जो होता है वो सबके पास होना चाहिए, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और जो रिसीव करेगा ये कंसाइनमेंट, वो तीनों के पास। तो अगर जो सप्लाई हो रहा है गुड्स, जो कंसाइनमेंट जा रहा है, अगर वो 50,000 से ज्यादा उसकी वैल्यू है, तो उनके लिए ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो गया है। तो लेकिन ये ई वे बिल को भी अभी डिले किया गया है, क्योंकि इसके भी रूल्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए, जो है सॉफ्टवेयर रेडी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो इसीलिए ये भी डिले किया गया। तो अभी वे बिल सिस्टम ही यूज किया जाएगा। फिर और एक जो डिले किया गया, एटलीस्ट 6 मंथ से ई वे बिल डिले किया गया, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये जीएसटी नेटवर्क चेयरमैन उन्होंने खुद नहीं कहा है। फिर और जो एक चीज डिले की गई है वो है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है ई कॉमर्स कंपनीज जो है उनके लिए। तो ई कॉमर्स कंपनीज को ये टैक्स खुद कलेक्ट करना है सोर्स पे। मतलब जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन पे जो ये स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, गुड सर्विस प्रोवाइडर्स, वो अगर अपने कमोडिटीज बेच रहे और उनको अगर पेमेंट ये ई कॉमर्स कंपनीज कर रही है, वो पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा है अगर, तो उनको 1% टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा। तो ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो रहा है। तो वही है, तो इसको भी डिले किया गया। इवन इसके लिए जरूरी था कि जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स है जिनका जो एनुअल टर्नओवर भी एक्सीड नहीं करता है ज्यादा रिक्वायरमेंट से, तो उनको भी कंपलसरी होगा कि आप जीएसटी नेटवर्क पे आप रजिस्टर करो, नहीं तो आपको ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का आपको रिफंड देना होगा। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी रिफंड, तो आप उनको भी रजिस्टर करना होगा। लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी अब डिले की गई है, गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको डिले की जाएगी। अभी ये भी नहीं बताया कब तक ये, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है, हाउ विल द सेंटर एंश्योर स्टेट्स फाइनेंसेस आर नॉट हर्ट। तो ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पर ये सारी न्यूज आइटम्स अभी है न्यूज में क्योंकि जीएसटी आज से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये है कि क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये माना जाता है क्योंकि वैल्यू एडिशन पे टैक्स हो रहा है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जहाँ फाइनली ये कलेक्ट किया जाता है, तो ये कंज्यूमिंग स्टेट्स है उनको बेनिफिट करेगा, और जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, इवन हरियाणा, ये सारे स्टेट्स सफर करेंगे, उनको लॉसेस हो गए। जो टैक्स कलेक्शन वो कर रहे ओवर द इयर्स, अब उनके टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो ये फियर की वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको कंपेंसेशन दिया जाए। तो ये जब ट्रांजिशन हो रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा कंपेंसेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अराउंड 55,000 करोड़ एक कंपेंसेशन पैकेज लगेगा। तो ये गवर्नमेंट ने एंश्योर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि उनको 5 इयर्स तक जो भी लॉसेस होगी वो कंपेंसेट किए जाएंगे। तो ये प्रोविजन एक्ट के अंदर लाया गया है। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 100% कंपेंसेशन सेंटर स्टेट्स को दे पहले 3 साल के लिए, फिर 75% और 50% 4th और 5th ईयर के लिए। पर स्टेट्स ने कहा नहीं, हमको फुल कंपेंसेशन चाहिए 5 इयर्स के लिए, और ये एक्सेप्ट किया गया। और ये कंपेंसेशन पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, तो उसके लिए उन्होंने सेस इम्पोज किया। तो जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी टैक्स स्लैब्स जो है एक तो 0 रेटेड है, फिर उसके बाद जो हमने अभी डिस्कस किया 5%, 12%, 18% और 28%। तो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 28% की जो कमोडिटीज है, जैसे कि लग्जरी गुड्स भी मानी जाती है, या सिन गुड्स जैसे कि टोबैको, कोल, मोटर व्हीकल्स, कार्स, पर्सनल एयरक्राफ्ट, यॉट्स, ये सब के ऊपर एक सेस भी लगेगा, और ये सेस परसेंटेज भी अलग अलग है हर कमोडिटी के लिए। तो वही है, तो ये सेस कलेक्ट जो होगा उससे वो कंपेंसेट करेंगे। तो ये 5 साल के लिए सेस हो गए, बाद में ये सेस हटाए दिए जाएंगे। और बाकी जो सेसेस थे जैसे स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, ये सारे सब्ज्यूम हो गए जीएसटी के अंदर, तो ये सेसेस अब नहीं रहेंगे। तो
तो ये कंपेंसेशन कैसे आएगा उसके बारे में, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और ये एक अवेयरनेस कितना है जीएसटी के बारे में इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो प्राइमरली रिटेलर्स है, उनका एक सर्वे किया गया और इसकी डिटेल्स यहाँ पे तो वो बताई गई है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और ये पूरा रोड मैप है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में। तो फाइनली अभी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा है, पर ओवर द ईयर कंप्लीट टाइम ये 2014 दिसंबर में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करके अप्रूव किया कैबिनेट ने, वो इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, तो जीएसटी प्रोसीजर इनिशिएट हुआ, वो पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है। ओवर द ईयर 2016 में भी जो भी हुआ है ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो यू कैन गो थ्रू दिस टाइमलाइन ऑल्सो। फिर अगला न्यूज आइटम है गडकरी फॉर जीएसटी ऑन पेट्रो प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं है, केरोसिन है जीएसटी के अंदर, पर मेनली पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम है, डीजल है, हाई स्पीड डीजल है, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ये जीएसटी नेटवर्क के जीएसटी रेजिम के अंदर नहीं आया, तो इसको एक्सक्लूड किया गया। ये सारे कमोडिटीज के ऊपर टैक्सेशन जो है वो स्टेट डोमेन में है, और स्टेट्स इस पे काफी हाई टैक्सेस लगाती है और वो उनके पास ही रहते हैं, तो अगर वो कहते हैं ये सब्ज्यूम हो जाएगा जीएसटी में तो उनका काफी लॉस होगा, तो इसीलिए जीएसटी काउंसिल ने रेडी नहीं हुई और ये उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर होते हैं और उसके चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने ही सारे जीएसटी रेट्स फाइनलाइज की है, कौन सी कमोडिटीज पे जीएसटी लगेगा वगैरह। तो वही है, ये लोग यहाँ पे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर उनके कंसर्न्स जो रहे हैं इसकी वजह से इंक्लूड नहीं हुए, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर ये भी इंक्लूड किए गए तो स्टेट्स को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, और वो कह रहे हैं 1-2 साल में एटलीस्ट इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है बॉर्डर स्टैंड ऑफ, इंडिया वार्न्स ऑफ सीरियस इम्पैक्ट। तो ये जो न्यूज है ये डोकोला रीजन के बारे में, तो डोकोला या इसको डोकलम कहा जाता है या डोंगलैंग भी कहा जाता है इन चाइनीज लैंग्वेज। तो ये ट्राई जंक्शन है जहाँ पे 3 टेरिटरीज मिलती है, सिक्किम इंडिया का, तिब्बत चाइना का पार्ट और भूटान। तो ये रीजन में एक्चुअली चाइनीज अथॉरिटीज ने रोड कंस्ट्रक्शन इनिशिएट किया था, लेकिन भूटान ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि ये रीजन डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यहाँ पे क्यों रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लेकिन चाइना कहती है कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, हिस्टोरिकली हमको ही बिलोंग करती है, पर भूटान कहती है उनका भी यहाँ क्लेम है, तो वही कंसर्न है। और इसके लिए इंडियन ट्रूप्स ने भी जाके चाइना से बात की कि यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन स्टॉप किया जाए, और चाइनीज अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अग्रेसिव एंड उन्होंने यहाँ पे, हमने देखा है लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो पिलग्रिम्स सिक्किम में या नथुला पास से जा रहे थे उनको भी रोक दिया गया, तो वो लिपुलेख पास उत्तराखंड से वो कैलाश मानसरोवर जा रहे, तो कैलाश मानसरोवर भी हमने देखा है ये तिब्बत में है, जो पिलग्रिमेज साइट है, तो वो वहां पे पहुंच रहे, तो इसीलिए यहाँ पे अब वही कंसर्न है। तो आगे अब चाइना कह रही है कि इंडिया अपने ट्रूप्स विड्रॉ करे, फिर ही हम मीनिंगफुल डायलॉग करके ये इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन अथॉरिटीज ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ट्रूप्स एडवांस किए गए हैं तो उनको विड्रॉ करना है, पर ये कहा है कि हाँ हम चाइनीज अथॉरिटी से जाके बात की कि यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। और ये जो डोकोला रीजन है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है चिकन स्नैक उसके भी काफी क्लोज है। तो ये चिकन स्नैक आप देखोगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, ये नैरो स्ट्रिप है मैप पे, जो आप देखोगे मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इससे कनेक्ट होते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम यहाँ पे अपना स्टैंड रख रहे हैं। तो वही है, यहाँ पे अभी टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं, तो आगे क्या डेवलपमेंट्स होगी फिर से न्यूज में होगा तो हम देखेंगे। और ये इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ होता है अक्रॉस एलएसी, यहाँ पे जो लद्दाख रीजन में है, चुमार देपसांग रे रीजन में हम हमारे स्टैंड ऑफ हुए, पर अब यहाँ पे डोकोला एपिसोड है वो सिग्निफिकेंट हो गया है, डोकोला रीजन ट्राई जंक्शन जो है वहां पे इंसिडेंट हुआ है। फिर अगला न्यूज आइटम है नॉट ऑल रोजी विद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये वही है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे हमने रोड कंस्ट्रक्शन अब तक इतना किया नहीं है, अब हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो हमने लेट स्टार्ट किया है, हम ऑलरेडी चाइना से 10 साल पीछे। तो वही है, अब जो रोड प्लान किए गए थे अराउंड 73 रोड्स प्लान किए गए थे कि डेवलप किए जाए अलोंग द एलएसी, एलएसी इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे अब तक इसमें से सिर्फ 24 रोड्स कंप्लीट हुए, हालांकि 2012 उनकी डेडलाइन थी। तो ये इवन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में, हमने ये भी डिस्कस किया था मार्च 2017 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया था कि अब तक रोड्स कंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट हुए हैं।
तो यहाँ पे बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, इवन सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये सारे यहाँ पे इन्वॉल्व है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो अब ये पिकअप कर रहे हैं हम। इवन हमने ये रोड कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे ट्रूप्स पहुंचने के लिए अगर रोड एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए। और दूसरा है कि हमने ये 17 कॉप्स करके इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्ट्राइक कॉप्स बनाया है माउंटेनियस ऑपरेशन के लिए। तो ये भी प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट ने प्लान किया था, तो इसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी कैरी फॉरवर्ड किया, पर पहले 3 फुल डिविजन्स प्लान किए गए थे, अब इसको सिर्फ 2 डिविजन्स प्लान किए गए हैं, 2 डिविजन्स बनाए जाएंगे। और इसके अलावा हम ब्रिजेस भी बना रहे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ये हमने पहले भी न्यूज में देखा, झूला सादिया ब्रिज जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये 9.2 किलोमीटर ब्रिज है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी इंप्रूव करता है, डिस्टेंस कम करता है यहाँ पे। तो ये हमने तभी भी डिस्कस किया था कि इवन मिलिट्री है इसके इवन टैंक्स भी इसके ऊपर से लिए जा सकते हैं, तो ऐसे ये ब्रिज बनाया गया। तो ये पूरा डिटेल से रिगार्डिंग दिस ऑल्सो के रोड्स कितने प्लान किए गए थे और कितने नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ 21 रोड्स कंप्लीट हुए, डेडलाइन भी अब रिवाइज किया गया टू 2020। फिर अगला न्यूज आइटम है नाउ अ हार्ड ट्रैक वाया लिपू लेक। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि नथुला पास जो है कैलाश मानसरोवर यात्री ये प्रिफर करते हैं क्योंकि इजी पाथ है ये सिक्किम के थ्रू तिब्बत जाने के लिए कैलाश मानसरोवर। और लिपू लेक जो अब यूज किया जा रहा है क्योंकि चाइनीज अथॉरिटीज यहाँ से पासेज नहीं दे रहे, तो ये लिपू लेक उत्तराखंड में और यहाँ पे डिफिकल्ट ट्रैक है, अराउंड 200 किलोमीटर्स का डिफिकल्ट ट्रैक है। और जो नथुला पास था उसका ट्रैक काफी छोटा है, अराउंड 35 किलोमीटर्स का ही ट्रैकिंग है उसमें, तो इसीलिए प्रेफर किया जा रहा था, पर अब ये डिफिकल्ट होंगे। तो यहाँ पूरा कंपैरिजन दिया गया, ये नथुला पास से आप माउंटेन है कैलाश और ये लेक मानसरोवर है। तो ये रिलीजियसली इंपॉर्टेंट साइट है, नॉट जस्ट फॉर हिंदूज बट ऑल्सो जैन्स, बुद्धिस्ट और जो बॉर्न रिलीजन है इन ऑफ टिबेट, वहां पे भी इसको सिग्निफिकेंट माना जाता है रिलीजियसली। तो ये आप देख सकते हैं, वो भी डिटेल्स दी गई, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो हिंदूज के लिए सेक्रेड है क्योंकि ये माउंट कैलाश जो है वो लॉर्ड शिवा का घर माना जाता है कि यहाँ वो रहते हैं। बुद्धिस्ट में ये माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा का कंसेप्शन यहीं पे हुआ था, वो यहाँ कंसीव हुए थे। जैन्स में ये माना जाता है कि उनके जो फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभदेव, वो उन्होंने यहाँ मोक्ष पाया था कैलाश मानसरोवर में। और जो बॉर्न रिलीजन है टिबेट का, वो मानती है कि ये जो कैलाश मानसरोवर रीजन है वो सारा स्पिरिचुअल पावर का सेंटर है। तो इसीलिए ये कल्चर पर्सपेक्टिव से भी ये न्यूज और ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है लॉस्ट एंड फाउंड द टेल ऑफ 2 सिटीज। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब एक रिसर्च एक प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रही है जिसमें वो रोबोटिक व्हीकल्स भेजेगी अंडर द सी। तो ये द्वारका जो है गुजरात में वहां पे और पुहार तमिलनाडु में यहाँ पे ये भेजेंगे, ताकि अगर कोई सबमर्ज्ड पानी के अंदर कोई स्ट्रक्चर्स है तो उनको उनके बारे में जानकारी ली जाए और यहाँ पे एंशियंट सिटीज प्रेजेंट थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो यहाँ पे इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई और इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है गोवा की, वो इन्वॉल्व हो गया इस प्रोजेक्ट में। तो वो है द्वारका जो है ये कोस्टल टाउन है गुजरात में, तो ये इवन महाभारत में मेंशन्ड है और ये लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है, उनका यहाँ पे लिंक है। और इवन ग्रीक टेक्स्ट में भी इनको मेंशन किया गया द्वारका को, तो ये एक रिच सिटी थी जो पानी के अंदर डूब गई, ऐसा मेंशन है। तो वही है, तो इसको ढूंढने के लिए यहाँ पे अभी डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं क्योंकि कोस्टल सिटीज है तो वो इवन सबमर्ज हो जाती है, तो उनका एंशियंट वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हो गए, वो डिटेक्ट करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और इवन पुहार जो रीजन है, तो पुहार ये तमिलनाडु के कोस्ट पे है, तो यहाँ पे भी ये माना जाता है कि यहाँ पे भी एंशियंट पोर्ट था। पुहार हिस्टोरिकली पता है, पुहार भी कहते हैं इसको, ये चोला डिनेस्टी का पोर्ट कैपिटल था। तो ये तमिल बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन्ड है। यहाँ पे एंशियंट पोर्ट टेम्पल्स है जो पहले एक्सकेवेशन में ढूंढे भी गए हैं अराउंड 30 फीट इनटू द सी, तो इसीलिए यहाँ पे फर्दर एक्सकेवेशन डेवलपमेंट अब किया जाएगा। और ऐसा प्रोजेक्ट हमने पहले भी एक उठाया है, सरस्वती रिवर, हमने अक्टूबर 2016 में इसको न्यूज में भी डिस्कस किया है। एक एक्सपर्ट कमेटी ये बैठाई गई थी ऑफ जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, तो उन्होंने एविडेंस मिला उनको सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती थी। तो ये सरस्वती रिवर ऋग्वेद में मेंशन्ड है पर इसका एविडेंस नहीं था, तो अब उसका पैलियो चैनल ढूंढा गया। पैलियो चैनल मतलब जो पुरानी रिवर है जो अब नहीं है लेकिन उसका चैनल अब तक होता है, तो वो पैलियो चैनल एविडेंस होता है कि रिवर एग्जिस्ट करती थी। तो वो उन्हें ढूंढा है और उन्होंने कंक्लूड किया है कि ये सरस्वती रिवर के जो अभी वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्रांचेस है वो सरस्वती मरकुंड रिविलेट है हरियाणा की, और
ये घग्गर पटियाली चैनल से वेस्टर्न ब्रांच, तो ये ईस्टर्न ब्रांच और वेस्टर्न ब्रांचेस है इसकी सरस्वती रिवर की। तो यहाँ पे वो भी डिटेल्स दी गई है। ये जो एक्सकेवेशन मिशन होगा, जो आर्कियोलॉजिकल मिशन, वो है, प्लस ये जो पहले ही रेमिनेंट्स मिले हैं यहाँ से वारका से, वो दिया गया है। और ये सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर ये मानी जाती है, ये फ्लो करती थी यहाँ पे, लेकिन अब इसका जो सक्सेसर रिवर मानी जाती है वो है घग्गर रिवर, और ये अब ड्राई हो गई है सरस्वती। यहाँ पे ये राजस्थान रीजन भी है। फिर ये पैलियो चैनल है, मतलब जो अब नीचे चला गया, पैलियो चैनल का एविडेंस जो होता है वो मिलता है, तो पता चलता है कि हाँ ये रिवर था लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करती। फिर अगला न्यूज आइटम है फेलियर टू स्पॉट ट्रीज कॉजिंग क्रॉसिंग रोपवे कॉज्ड एक्सीडेंट। तो ये गुलमार्ग में जो एक्सीडेंट हुआ था, जो गोंडोला सर्विस है यहाँ पे, केबल कार सर्विस, वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ था, तब इनिशियली अथॉरिटीज ने कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड है, हमने सारे प्रिकॉशंस लिए, पर ये 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी जो बिठाई गई, उन्होंने कहा कि ये जो एक्सीडेंट है वो ये ट्रीज की वजह से हुआ है। तो ट्रीज, ये जो रोपवे है 5 किलोमीटर रोपवे, लॉन्गेस्ट रोपवे इन द कंट्री है, तो यहाँ पे ये रीजन में क्वेल और फर ट्रीज है। तो जब ये गोंडोला सर्विस लॉन्च की गई 1998 में, तब सारे सेफ्टी टेस्ट किए गए थे कि इनकी ट्री की हाइट कितनी है, लेकिन ये ट्रीज ग्रो कर रहे हैं ओवर द इयर्स, तो अराउंड 2 to 2.5 फीट एवरी ईयर ये ग्रो करते हैं। तो अब इनकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई है कि काफी टाइम से ये थ्रेटनिंग था केबल कार के लिए, और अब फाइनली इनका जो, इनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें 7 लोगों की डेथ हो गई है। वही, तो वही कंसर्न्स है यहाँ पे। और ये अब ये एक्सपर्ट कमेटी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे जो फर ट्रीज है अराउंड 50 to 60 फर ट्रीज है, जिनकी हाइट काफी ज्यादा है, 50 to 60 हाई है ये ट्रीज, तो ये ट्रीज अराउंड 60 to 70 ट्रीज है, तो उनको अभी कट कर देना चाहिए। और एक फ्रेंच टीम को भी अपॉइंट किया गया है कि वो ये डैमेज को असेस करे और फ्रेश सर्टिफिकेट दे कि ये गोंडोला सर्विस अब रिज्यूम की जा सकती है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया ऑफर्स हेल्प टू श्रीलंका नॉर्दर्न प्रोविंस। तो ये श्रीलंका का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तमिल्स रहते हैं, तो ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में आप देख सकते हैं श्रीलंकन तमिल्स है। ये इंडियन तमिल्स थोड़े ये रीजन में रह रहे हैं, बाकी जो पूरा ये रीजन है ये सिन्हालीस पॉपुलेशन है, पर्पल रीजन ये श्रीलंकन मूर पॉपुलेशन का। और यहाँ पे ये LTT लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, वो यहाँ पे डोमिनेंट थी, और सिविल वॉर अब फाइनली एंड किया है, LTT को एलिमिनेट किया गया है बाय द श्रीलंकन आर्मी। और ये रीजन अब यहाँ पे रिकंसिलिएशन की जरूरत है कि जो तमिल्स के डिमांड्स है वो एक्सेप्ट किए जा सके। तो वो नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पे हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए, हमने काफी लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है, इवन फॉर मेन बाकी जो इंटरलैंड है उधर, उसके लिए भी, प्लस इवन इन द नॉर्दर्न प्रोविंसेस। तो अब हम चाहते हैं कि और फर्दर प्रोजेक्ट्स जो है हम उसके लिए रेडी है पार्टिसिपेट करने के लिए श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये पॉइंट रखी गई है। प्रेजेंटली भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए गए, उसके भी डिटेल्स दिए गए हैं, और हम स्पेसिफिकली अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, जॉब क्रिएशन यहाँ करना चाहते हैं। तो ये एक पॉइंट रखी गई। और श्रीलंकन तमिल्स के साथ इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप का काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन काफी टाइम से रहा है, काफी सारा हिस्ट्री है यहाँ पे। इवन राजीव गांधी का जो इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्लस हिज असैसिनेशन वाज आल्सो बाय द तमिल्स एज सच, तो वो है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे गए थे, तो पूरी हिस्ट्री है वहां पे। फिर अगला न्यूज आइटम है IS withdraws from last area of Aleppo province, war monitor। तो अब इस्लामिक स्टेट यहाँ पे अलेप्पो रीजन जो है, ये अलेप्पो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है सीरिया की, पहले तो लार्जेस्ट थी, अब सेकंड लार्जेस्ट हो गई है। तो सीरिया का कैपिटल है दमस्कस, और ये जो रीजन है रेड में आपको दिख रहा है, ये रीजन अभी सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जो लाइट ग्रे रीजन है वो रिबेल फोर्सेस के अंदर है, जो सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और ये जो डार्क ग्रे रीजन है वो इस्लामिक स्टेट के अंदर है। इवन पल्मीरा को फ्री किया गया इस्लामिक स्टेट से, और अब अलेप्पो को भी फ्री किया गया। और ये जो येलोइश रीजन आप देख रहे हैं ये कुर्दिश फोर्सेस के पास। फिर अगला न्यूज आइटम है जर्मनी लीगलाइजेस सेम सेक्स मैरिज। तो ये जर्मनी के लोअर हाउस ने अब वोट किया है, और इसके अंदर उन्होंने पास किया ये बिल जिसके अंदर सेम सेक्स मैरिज को अब लीगलाइज किया गया है। तो यहाँ पे 2001 से ही आप सेम सेक्स कपल्स जो है वो सिविल पार्टनरशिप में एंटर कर सकते थे,
लेकिन उनको फुल मैरिटल राइट्स नहीं थे, मतलब वो जॉइंटली बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होने के बाद ये भी पॉसिबल होगा। तो ये लोअर हाउस पास किया, इसमें अपर हाउस पास करेगी, प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा तो ये इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है ऐसे कहा जाता है। तो जर्मनी के चांसलर है मिस एंजेला मर्केल। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करती है और कंजर्वेटिव पार्टी के व्यूज इसमें इसके अगेंस्ट है सेम सेक्स मैरिज के। तो एंजेला मर्केल ने भी इसके अगेंस्ट वोट किया, पर उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स को कहा कि आप अपने कॉन्शियंस के हिसाब से वोट करो, आपको सही लगता है तो करो, नहीं तो नहीं, बस। तो इसलिए यहाँ पे इन्हें जो ये फ्रीडम दी उस वजह से काफी लोगों ने इसके फेवर में वोट किया और ये बिल पास हुआ है। तो वो है, तो ये पिछले 12 सालों से ये एंजेला मर्केल चांसलर रही है जर्मनी की, और इन्होंने काफी कोशिश की कि उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो सेंटर पे आ सके, अवे फ्रॉम कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्सी। तो वो है, उन्होंने यहाँ पे जर्मनी का एग्जिट किया न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर पावर, इवन मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन जो होता है, मतलब कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होती है, उसको भी एंड कर दिया उन्होंने। तो ऐसे स्टेप्स उन्होंने यहाँ लिए थे। फिर अगला न्यूज आइटम है टॉप वेटिकन कार्डिनल चार्ज्ड विद चाइल्ड सेक्स ऑफेंस। तो ये मिस्टर जॉर्ज पेल है, कार्डिनल जॉर्ज पेल, जो पोप फ्रांसिस, वेटिकन में पोप फ्रांसिस के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो उनके ऊपर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने यहाँ पे चार्जेस लगाए हैं हिस्टोरिकल सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंसेस के। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पेडोफाइल केसेस जो थे, पेडोफाइल मीन्स जो बच्चों पे सेक्सुअल अब्यूज करते, तो वो केसेस के ऊपर ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन इन पर ही ऑफेंसेस के चार्जेस अब लगाए जा रहे हैं। तो ये डिटेल्स तो नहीं आई है, पर वही एक जो चीज है जो काफी टाइम से चर्च को ये स्कैंडल रॉक कर रहा है, हिला रहा है, अब ये फाइनली और बढ़ के सामने आ रहा है। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है हांगकांग 20 इयर्स आफ्टर। तो हांगकांग पहले थी ब्रिटेन के पास और 20 साल पहले ही इसको चाइना को हैंड ओवर किया गया हांगकांग सिटी। तो ये 20 साल कंप्लीट हुए, इसलिए ये न्यूज में है। तो यहाँ पे जो मीडियन मंथली हाउस होल्ड इनकम है वो भी ज्यादा है, इवन पॉपुलेशन यहाँ काफी ज्यादा है, कुछ पॉकेट्स में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि इट्स हैविंग द मोस्ट, इट्स कॉल्ड द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस ऑन अर्थ। तो वो है 50,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये न्यूज में है। फिर अगला है ट्राई पिचेस फॉर लोअर जीएसटी। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसके लिए जो जीएसटी रेट डिसाइड की गई है वो है 18%, पर वो चाहते हैं कि इसको 5% किया जाए, ताकि जो ये टेलीकॉम सेक्टर है उसमें काफी दिक्कतें हैं फिलहाल, क्योंकि फाइनेंशियली हेल्थ अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन है, इवन डेट काफी ज्यादा है, अराउंड 4.6 लाख करोड़ डेट है टेलीकॉम सेक्टर में, इसमें से काफी सारा एनपीए भी है। तो इसीलिए यहाँ कंसर्न्स है, प्लस वो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का जो गोल है उसको भी बेनिफिट करेगा अगर टेलीकॉम सर्विसेज पे जीएसटी रेट्स कम किए जाए, तो एंड यूजर्स को बेनिफिट करेगा। तो वो है उनके ये भी डिमांड है कि इवन टेलीकॉम सेक्टर को कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डिक्लेयर किया जाए, ताकि इनको इजी क्रेडिट भी मिल सके। और ये सारे डिसीजन जो है फाइनली टेलीकॉम कमीशन, जिनके चेयरमैन टेलीकॉम सेक्रेटरी होते हैं, वो ये फाइनल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी वो डिसाइड करेंगे। और एक ट्राई का रिकमेंडेशन है वो है कि इवन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन लेवी जो होती है, तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, तो ये फंड का जो पैसा है वो यूज किया जाता है रूरल सेक्टर में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और ये फंड में पैसा आता है थ्रू दिस लेवी जो इम्पोज की जाती है ऑन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये 5% लेवी है ऑन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, तो इसको भी वो कह रहे हैं कि इसको 3% कर दो, ये भी डिमांड कर रहे हैं। फिर स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस जो है वो कह रहे हैं स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को भी रिड्यूस करो, क्योंकि 2010 से तो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन ही हो रहा है, तो ऑक्शन में काफी ज्यादा बिड अमाउंट होती है, काफी ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम के लिए, तो इसीलिए इसको रिड्यूस करना चाहिए, अब ये भी एक डिमांड की जा रही है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ऑक्शन के बाद जो वो जो स्पेक्ट्रम अक्वायर करते हैं उसको पेमेंट उसका जो करना है उसको भी वहां पे आप रिलैक्सेशन दो। फिलहाल जो है कंडीशन, तो ऑपरेटर्स अगर कोई स्पेक्ट्रम जीतते हैं तो उसके लिए उनको 25 to 33% जो है अपफ्रंट चार्जेस पे करने होते हैं, वो टोटल स्पेक्ट्रम प्राइस का इतना अमाउंट उनको तभी पे करना होता है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 10 इयर्स पीरियड में वो पे कर सकते हैं, और 2 साल का बीच में मॉरेटोरियम दिया जाता है। लेकिन ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ये जो अपफ्रंट पेमेंट है उसको 10% किया जाए, और पेमेंट 10 साल नहीं 18 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये पे कर सके, ये रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो ये सारे डिमांड्स किए जा रहे हैं।
ये यूएसओएफ के बारे में, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, तो ये रूरल टेलीफोनी प्रमोट करने के लिए, रूरल एरियाज में टेलीकॉम सेक्टर प्रमोट करने के लिए होता है। ये 5% लेवी होती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे, उससे ये बिल्डअप होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है आरबीआई सेज बैंकिंग फंड कांट बी सब्सटीट्यूटेड। तो ये एक्चुअली आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है अभी। तो ये बायएनुअल रिपोर्ट आती है, मतलब साल में 2 बार आती है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें ये सामने आया है कि जो बैंक्स का शेयर है फ्लो ऑफ क्रेडिट में, कि इकोनॉमी में जो क्रेडिट फ्लो हो रहा है उसमें बैंक्स का कितना शेयर है, तो वो पहले 2015-16 में 50% था, अब ये 38% हो गया 2016-17 में। तो जो म्यूचुअल फंड्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, कैपिटल मार्केट है, इनका कंट्रीब्यूशन अब बढ़ गया है। तो ये यहाँ पे सामने आया है। तो वो, लेकिन आरबीआई कह रही है कि बैंक्स को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, उनको एनपीए प्रॉब्लम जो है उनको रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट ही है। फिर अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोथ 3.6% इन मे। तो ये अगेन एवरी मंथ ये न्यूज आती है, हम हर महीने देखते हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में कि ये जो डिटेल्स दी जाती है। तो मई मंथ का न्यूज जो है, अभी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी आ रहा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोथ है वो 3.6% ग्रो हुआ मई में। तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसकी डिटेल्स है। तो हमको कितना बड़ा अभी जो मंथली बेसिस पे जो न्यूज आती है वो जरूरी नहीं है, पर आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है। तो ये इंडेक्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना है वो पता चलता है, लेकिन ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इस एरिया से। तो ये कौन सी है, इनका वेटेज कितना है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का आईआईपी में वेटेज है 40.27%। ये कितना है, 40.27%, ये पता होना चाहिए। और ये एक्चुअली रिवाइज हुआ है फिलहाल, तो इसीलिए ये न्यू डेटा है, तो आपको पता होना चाहिए, हमने जब रिवाइज हुआ था तब भी डिस्कस किया था। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है वो भी पता होना चाहिए। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज। फिर अगला न्यूज आइटम है स्मॉल सेविंग्स रेट कट बाय 10 बेसिस पॉइंट्स। तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, किसान विकास पत्र स्कीम, फिर इवन ये जो है सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो ये सारी स्कीम्स में जो इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं वो काफी हाई होते हैं। तो अब इसको गवर्नमेंट कम कर रही है, क्योंकि जो बैंक डिपॉजिट्स होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स इतने होते नहीं है, तो पीपल जनरली फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए बैंक्स के लिए वो जो डिपॉजिट रेट्स होते हैं वो उनको भी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं उनके लिए ये सब। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये 2016 अप्रैल से डिसाइड किया गया कि सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को रिकैलिब्रेट किया जाएगा ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो हर साल में 4 बार मतलब ये होना है। तो अभी ये और डिक्रीज किया गया। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के लिए, तीनों के लिए डिक्रीज किया गया। किसान विकास पत्र ये क्या होता है आपको पता है, इवन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए भी ये डिक्रीज किया गया है। तो किसान विकास पत्र जो स्कीम है, ये सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है कि जो रूरल एरियाज में जनरली लोग कौन सा स्कीम में फंस जाते हैं, जो फ्रॉड्स होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्कीम्स इनिशिएट की गई है ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें और उनको अच्छा रिटर्न मिले। तो किसान विकास पत्र नाम से आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए सिर्फ फार्मर्स के लिए है, पर जो ये स्कीम से कॉर्पस आता है वो गवर्नमेंट फार्मर्स वेलफेयर के लिए, किसान विकास के लिए यूज करती है। तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम में कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये अच्छे इंटरेस्ट देते हैं। और फिर ये सुकन्या समृद्धि योजना, ये गर्ल चाइल्ड के लिए, तो पेरेंट्स ये जो है अकाउंट ओपन करे और इसमें जो इन्वेस्ट करेंगे उनमें उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, और ये मैच्योरिटी पे फॉर द गर्ल्स एजुकेशन या उसकी मैरिज के लिए ये यूज किया जा सकता है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, चीपर इंडिजीनियस टीबी टेस्ट एंटर वैलिडेशन फेज। तो ये है रिगार्डिंग ट्रूनेट एमटीबी। तो ये एक जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर टीबी और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी। तो ये ऑलरेडी हमने पहले भी न्यूज में डिस्कस किया था, वो हमने जीन एक्सपर्ट डिस्कस किया था। तो ये जीन एक्सपर्ट भी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है यूएस का, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है फॉर टीबी एंड रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी। प्लस रिसेंटली जो हमने न्यूज में देखा 2-3 दिन पहले, वो ये था कि इसको अब मल्टी डिजीज टेस्ट के लिए भी रिकमेंड किया गया है। तो अब ये जो ट्रूनेट एमटीबी हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया, ये चीपर है, और इसके अंदर भी वही स्पूटम सैंपल्स यूज किए जाते हैं टीबी डायग्नोसिस के लिए। और ये अभी फीजिबिलिटी टेस्ट के लिए जाएगा, वैलिडेशन एंड ऑपरेशनल फीजिबिलिटी टेस्ट।
तो 2013 में इन पे टेस्ट किए गए थे और उसमें सेंसिटिविटी इनकी जो आई थी वो ट्रूनेट एमटीबी की और स्पेसिफिसिटी वो मेंशन की गई है। तो सेंसिटिविटी थी 91% और स्पेसिफिसिटी थी 100%। सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितने लोगों को करेक्टली डायग्नोस किया गया कि हाँ इनको डिजीज है, तो 91% केसेस करेक्टली डायग्नोस किया गया। स्पेसिफिसिटी मतलब कितने लोगों को डायग्नोस किया गया कि इनको डिजीज नहीं है, फॉर श्योर नहीं है, तो 100% था कि नहीं है, तो उन्होंने करेक्टली 100% बताया है। तो ये छोटी सी बैटरी ऑपरेटेड हैंडहेल्ड मशीन है। तो इसको अगर आप स्पूटम सैंपल इसमें दिया जाता है तो पहले 25 मिनट्स में ये डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद अनदर 35 मिनट्स लगती है इसमें टीबी डायग्नोसिस के लिए। और अगर टीबी डायग्नोसिस है तो फिर एडिशनल 1 आवर लगेगा कि रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है या नहीं। तो रिफेम्पिसिन एक ड्रग है, तो अगर ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो वो पता चलेगा। तो ये है, तो ये जो जीन एक्सपर्ट है इससे बेटर है कैसे, वो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये जीन एक्सपर्ट भी मॉलिक्यूलर टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे मेन एडवांटेज ये है कि ट्रूनेट एमटीबी में जो सैंपल्स अगर टेस्ट होते पॉजिटिव टीबी के लिए तो ही रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये एक पहला रेजिस्टेंस है जो पहला एडवांटेज है जो जीन एक्सपर्ट में नहीं है। और फिर दूसरा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और ये जीन एक्सपर्ट हमने देखा था कार्टिलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी है। माइक्रोवेव ओवन जितना मशीन होता है इसमें कार्टिलेजेस लगते, तो ये चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो ये मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये 50% चीपर हो जाती है जीन एक्सपर्ट से, राइट। और फिर ये जो ट्रूनेट एमटीबी है ओपन सिस्टम है और जीन एक्सपर्ट है क्लोज कार्टिलेज सिस्टम है। तो ये ओपन सिस्टम होने की वजह से पहले इसमें वो ये डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो जो बाकी पोर्शन है उसके ऊपर और भी टेस्ट किए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। और फाइनली जो मेन एडवांटेज ये है वो जीन एक्सपर्ट को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए और एयर कंडीशनिंग चाहिए। और जो ट्रूनेट एमटीबी हमने देखा बैटरी ऑपरेटेड है, हैंडहेल्ड मशीन है, तो इसको हम यूज करना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जहाँ पे हमको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं मिलता है। तो वही आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बता रहे, कंक्लूड कर रहे कि हम रिप्लेस नहीं करना चाहते जीन एक्सपर्ट को, पर इन एरियाज में इसको यूज करना चाहते हैं। तो इसका वैलिडेशन टेस्ट, फिजिबिलिटी टेस्ट भी अभी पेंडिंग है। तो ये स्टेप्स लिए गए, ऑलरेडी इसको काफी सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में इम्प्लीमेंट किया गया, टेस्टिंग हो रहा है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।